नमस्कार दोस्तों। हमारा एक टॉपिक चल रहा था नदियां। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। किस एग्जाम के लिए? सहायक प्राध्यापक परीक्षा के लिए। तो हमने मध्य प्रदेश की नदियों में एक्चुअली 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। उसमें हमने 2 अपवाह तंत्रों को कंप्लीट किया था। कितने अपवाह तंत्र हमको मध्य प्रदेश में पढ़ना चाहिए, तो ये एक मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया था, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसमें अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, इसमें जो 2 बड़े अपवाह तंत्र हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन से? तो एक अपवाह तंत्र है आपका गंगा अपवाह तंत्र, है ना। गंगा अपवाह तंत्र जिसमें हमने यमुना उपतंत्र पढ़ा, जिसमें चंबल नदी पढ़ी, चंबल की सहायक क्षिप्रा नदी पढ़ी, उसके अलावा काली सिंध, पार्वती नदी पढ़ी। देन हमने सिंध नदी पढ़ी, बेतवा नदी पढ़ी एंड देन केन नदी पढ़ी। टोंस नदी को भी देखा हमने, टोंस उपतंत्र जिसमें हमको टोंस नदी पढ़ना था, तो टोंस के बारे में जाना। बीहड़ और बहाना बस ये एग्जांपल के तौर पर लिखे, इनको नहीं पढ़ना है आपको। सोन उपतंत्र में हमने सोन नदी के बारे में जाना, जोहिला की आवश्यकता आपको पढ़ने की नहीं है। तो ये एक गंगा अपवाह तंत्र कंप्लीट हुआ। देन दूसरे की बात करें हम, तो एक बड़ा अपवाह तंत्र नर्मदा अपवाह तंत्र था, है ना। एक्चुअली हमने शुरुआत तो नर्मदा से की थी, तो नर्मदा अपवाह तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें नर्मदा नदी के बारे में, साथ तवा नदी के बारे में। ये बाकी नदियां बहुत छोटी हैं, तो इनको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो इस प्रकार से हमने 2 बड़े अपवाह तंत्र कंप्लीट कर लिए थे। अब कौन कौन से बच रहे हैं? तो अब बच रहा है एक इंपॉर्टेंट ताप्ती तंत्र, देन गोदावरी नदी तंत्र एंड महानदी एंड माही। इसमें कितना पढ़ना है तो यहीं से बता दें आपको कि ताप्ती तंत्र में या ताप्ती अपवाह तंत्र में केवल ताप्ती नदी को पढ़ेंगे, बाकी ये सहायक नदियां हैं, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आएंगे गोदावरी तंत्र में। गोदावरी तंत्र में गोदावरी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे एमपी से नहीं बहती है। इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि वेनगंगा है, जैसे कि वर्धा है और पेंच है। थोड़ा सा हम कान्हा के बारे में, ये 4 नदियों के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। देन महानदी के बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, ना हसदो ना सिवना। देन माही के बारे में हमको माही नदी की जानकारी लेना है। तो इतना हमको आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है। छोटा सा ये टॉपिक है, आइए आज नदियों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ताप्ती अपवाह तंत्र हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें ताप्ती नदी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम जैसे कॉमन पॉइंट्स आपको मैंने सिखा दिए थे कि कैसे हमको पढ़ना होता है किसी टॉपिक को। देखो, उद्गम, प्रवाह और समागम, 3 बातें एक ही पॉइंट में आपको देखना होती है। तो उद्गम कहाँ से होता है इस नदी का? बैतूल से होता है। कहाँ से होता है? बैतूल जिले से। बैतूल जिले में भी एक तहसील है, आप देखेंगे, अपने मैप को उठा लीजिएगा, मुल्ताई तहसील दिख रही होगी। बैतूल का जो इलाका है उसमें आप कुछ दक्षिण पूर्वी इलाके में देखिएगा तो आपको मुल्ताई तहसील दिखाई दे जाएगी। और यह नदी बैतूल के अलावा आप देखेंगे बगल में तो खंडवा है ना। खंडवा की जो दक्षिण पूर्वी सीमा है, एक्चुअली आप अच्छे से ध्यान से देखिए मैप को तो दिखाई देगा, दक्षिण पूर्वी सीमा में जो महाराष्ट्र से सीमा लगती है खंडवा की, उसमें से बह रही है नदी ये। तो बैतूल से निकलती है तो वहां बहेगी ही, फिर खंडवा में जाएगी, फिर बुरहानपुर में बहती है ये। बुरहानपुर के बीचों बीच से लगभग, और बुरहानपुर जो शहर है उसके पास से ये गुजरती है, यानी कि ये शहर जो है इसी नदी किनारे बसा हुआ है। और इस तरह से 3 जिलों में एमपी से बहते हुए ये प्रवेश कर जाती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद जाती है ये गुजरात में, और गुजरात के बाद ये खंभात की खाड़ी में, जहां पर नर्मदा नदी मिल रही थी वहां पर ये गिर जाती है। इस तरह से ये नदी का जो है तो उद्गम, प्रवाह और समागम हुआ। खास बात यह है कि 2 नदियां हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो कि विपरीत दिशा में बहती हैं एक्चुअली, क्योंकि ज्यादातर जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हैं, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे हिमालय से जो नदियां निकलती हैं तो वो दक्षिण पूर्व की तरफ, यानी ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यही 2 नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और कहाँ जा रही हैं? पश्चिम की तरफ जा रही हैं। तो ये खास बात है पूरे भारत के ही लिए। ठीक, तो ये दोनों की बात याद रखना। खास बात एक और है कि ये नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। एस्चुरी क्या होती है? मैंने आपको डेल्टा और एस्चुरी पीछे बताया था, आपको यदि नहीं पता है तो पीछे वाला लेक्चर रिपीट कर लीजिए। तो एस्चुरी का निर्माण करती है, ये खास बात है, राइट। तो ताप्ती नदी की ये रही बात। थोड़ा सा मैप में मैं आपको दिखाना चाहूँ यदि इस मैप में आपको, अच्छा बना नहीं है, इस नदी के बारे में मैंने ड्राइंग नहीं की, पर आप देख लीजिए, ये मुल्ताई है, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिख रहा है? मुल्ताई। यहां से ये नदी निकलती है, इस तरह से ये भैंसदेही से होते हुए ऐसे जाती है, और ये थोड़ा सा इस तरह से खंडवा में सीमा बनाती है,
और फिर इस तरह से ये बुरहानपुर शहर में जाती है। आपने देखा आगे, अब मैप नहीं है दिखा देते, तो इस तरह से जाती है बुरहानपुर से होते हुए आगे महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर कहाँ मिल जाती है आपके अरब सागर में, यानी कि खंबात की खाड़ी। तो इस तरह से कुछ इसका एमपी में प्रवाह है इस नदी का। तो ये आपको उद्गम, प्रवाह और समागम की बात पता चली। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट बिंदु होता है वह होता है लंबाई या क्या अपवाह क्षेत्र। तो अपवाह क्षेत्र की बात यहां नहीं करनी, लंबाई देख लेते हैं। 724 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। कितनी लंबाई है? 724 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई इसकी ध्यान रखना है। एमपी में कितना बहती है? तो एमपी में 279 किलोमीटर मात्र। तो ये इसका कम ही पार्ट यहां पर बहता है। महाराष्ट्र में 270, गुजरात में 175। तो आपको तो एमपी का याद रखना है और टोटल याद रखना है। एमपी का भी इस नदी के बारे में तो कम ही, केवल नर्मदा का याद रखना है एमपी का खास तौर पर। बाकी नदियों का आज तक कहीं पूछा नहीं गया है, किंतु नर्मदा का जो तथ्य वो कॉमन है। इस कारण से अब सभी नदियों की तलाश की गई कि भाई ये एमपी में कितना बहती हैं, तो जो आंकड़े मिले अपने को अपन ने ऐड किए हैं। ठीक है, चलिए। तो 724 किलोमीटर जो है तो ये टोटल लंबी है। सहायक नदियों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सहायक नदी है वो पूर्णा नदी है। कौन सी सहायक नदी है? सबसे इंपॉर्टेंट पूर्णा नदी है। पूर्णा नदी जो है ये सबसे लंबी सहायक नदी है ताप्ती नदी की। ठीक, इसके अलावा जो नदियां हैं केवल नाम याद रखना, बाघुर, पांझरा, शिवा, सुक्ता, कालीभीत। कालीभीत देखो एक पहाड़ी भी बताई थी तो इजिली बन जाएगी, बैतूल में है। बोरी है ना, बोरी घाटी अभ्यारण्य भी आपने देखा होगा। बोरी घाटी, घाटी मतलब नदी से ही वो घाटी बना हुआ है ना। तो इस तरह से जो है आपका ये सहायक नदियां इनकी याद हो जाएंगी। सुक्ता में एक सुक्ता परियोजना है। ठीक है, पूर्णा तो सबसे लंबी नदी ही है। कालीभीत पहाड़ी भी आप सुन चुके हैं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगे आसानी से। एक दो नाम और एक्स्ट्रा याद कर लेना। उपनामों की बात करें तो उपनामों में इसके तापी, ताप्ती से तापी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इजिली बन जाएगा। सूर्यपुत्री, ये इंपॉर्टेंट है कि किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है, ये खास बात है। किस नदी को शिवपुत्री कहा जाता है? तो जो शिवपुत्री थी वो दो नदियां थी। शिवपुत्री कौन सी नदियां थी? दो नदियां थी। कौन कौन सी? एक थी अपनी नर्मदा यानी नर्मदा, दूसरी थी अपनी बेतवा। राइट, तो ये नर्मदा और बेतवा सूर्यपुत्री थी, सॉरी शिवपुत्री थी। सूर्यपुत्री कौन सी नदी है? तो सूर्यपुत्री है आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी। सूर्यपुत्री या कि सूर्य सुता एक ही मतलब है। सूर्य तनया, तनया मतलब पुत्री, सुता मतलब पुत्री, तो सूर्य सुता या सूर्यपुत्री। महाभारत और वायु पुराण में ऐसा बात कही गई है। पयोष्णी एक और नाम है इसका, पयोष्णी। पयोष्णी का क्या तात्पर्य होता है? गर्म जल देने वाली। तापी इसका नाम ही ऐसा है कि इसका गर्म जल रहता है तुलनात्मक रूप से। आप देखेंगे तो बाकी नॉर्मल ही रहता है, उस काल में क्या कुछ कहानियां जुड़ी हैं पता नहीं। यम और शनि की भगनी। सूर्य के जो पुत्र हैं वो दो हैं। कौन? एक यम होते हैं, यम, यमदूत सुना होगा ना आपने। तो यम के दूत यानी यम एक राजा है और उसके दूत जाते हैं जो आत्मा वगैरह लेने। तो यम और शनि ये दोनों क्या हैं? आपके पुत्र हैं, सूर्य के माने जाते हैं। और इनकी जब सूर्य के पुत्र यम और शनि है तो निश्चित रूप से उनकी पुत्री इन दोनों की बहन होगी। तो भगनी, भगनी मतलब होता है बहन। तो किसी भी तरह से पूछा जाए कि सूर्य पुत्री किस नदी को कहा जाता है? ताप्ती को। तापी किस नदी को कहा है? ताप्ती को। पयोष्णी किस नदी को कहा जाता है? ताप्ती को। सूर्य सुता किसको कहा है? ताप्ती को। और शनि और यम की भगनी। इस तरह से कुछ इसके उपनाम। तटीय नगरों की बात करें तो इसके किनारे मुल्ताई बैतूल में स्थित है, ये है ही जहां से उद्गम होता है। बुरहानपुर निश्चित रूप से आपने देखा, बुरहानपुर बढ़िया तरीके से इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये बुरहानपुर वास्तव में शाहजहां वगैरह के काल से या कि जहांगीर मतलब जो मुगल काल था है ना, उस काल से थोड़ा सा बढ़िया विकसित अवस्था में है। हालांकि इसका ठीक से देख रेख नहीं किया गया, नहीं तो यहाँ पर बहुत लंबे समय तक ये जो मुगल शासक थे यहाँ रुका करते थे और इनका एक केंद्र था मतलब दक्षिण भारत के लिए। तो ठीक है, मारूगोली इसको बुरहानपुर याद रखना। ठीक है, भुसावल, भुसावल महाराष्ट्र में है और सूरत गुजरात में है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट नगर हैं जो कि आपके ताप्ती नदी के किनारे हैं। आगे बात करें परियोजनाओं की तो उकाई परियोजना एमपी में नहीं है, ये गुजरात में है, ये ध्यान रखिएगा। काकरा पारा परियोजना, ये दोनों ही दृष्टिकोण से पूछा जाता है इसलिए मैंने ऐड किया है। आपको अब अलग से भारत की नदियां पढ़ने की आवश्यकता, जो एमपी में आपने पढ़ लिया है ना उतना ही तथ्य इंपॉर्टेंट है भारत के दृष्टिकोण से भी। तो उकाई परियोजना जो है और काकरा पारा परियोजना ये दोनों ही गुजरात में है और भारत के भूगोल के दृष्टिकोण से ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, न केवल एमपी के दृष्टिकोण से। पारसडोह बांध, पारसडोह बांध बैतूल में आता है। और एक एक्स्ट्रा चंदूरा बांध याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो बहुत छोटा बांध है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें विशेष बात करें यदि तो विशेष बात यह है कि यह नदी भी भ्रंश घाटी से बहती है। खास बात एक बता दें आपको, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां, पीछे आपने क्या देखा? एक नदी हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखी नर्मदा। कौन सी देखी? नर्मदा। दूसरी नदी भ्रंश घाटी से कौन सी बह रही है? ताप्ती, अभी अभी देख लिया। राइट, तो नर्मदा और
ताप्ती भ्रंश घाटी से बहती है। एक और एक्स्ट्रा मैं बात बता देता हूं आपको, सोन नदी के मार्ग में भी बीच में कुछ क्षेत्र भ्रंश घाटी का रहता है। किसका रहता है? भ्रंश घाटी का। भ्रंश घाटी क्या होती है? तो भ्रंश घाटी दो पर्वत मान लेते हैं इस तरह से, और बीच में क्या होती है? ऐसे नदी बहती, तो एक तरफ भी पर्वत, दूसरे तरफ भी पर्वत। ये जो पर्वत होते हैं ये भ्रंशोत्थ पर्वत कहलाते हैं, और बीच में जो नदी बहती है ये भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी क्या होती है? तो ऐसा समझो कि कोई भूमि जो है वो क्या हो जाती है जब धंस जाती है, क्या हो जाती है? धंस जाती है, ऐसा समझो। ठीक, तो ये परतदार चट्टाने हैं या कि पर्वत मान लो इनको, ये पर्वत है, और ये जो इलाका है, ये जो इलाका है ना, ये भूमि नीचे धंस जाती है, तो ये भ्रंश घाटी कहलाती है। ठीक, भ्रंश घाटियों में सामान्यतः नदी का प्रवाह बन जाता है। तो इस तरह से ये तीन नदियां जो है मध्य प्रदेश की वो भ्रंश घाटी में बहती हैं, इस बात को याद रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट, साथ में सोन नदी के मार्ग में भी भ्रंश घाटी पड़ती है, यह याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ताप्ती नदी का ये बेसिन इस तरह से है, इन चित्रों को आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेनगंगा नदी, हम किस में आ गए? वेनगंगा की हेडिंग बना सकते हैं, यहाँ पर क्या बना सकते हैं? ये जो है, ये नदी जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसका हिस्सा है? गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र का क्या है? हिस्सा है। ठीक है, तो गोदावरी अपवाह तंत्र जो है ये आपका इसके अंतर्गत हमारे एमपी में वेनगंगा नदी आती है। इसके अलावा और भी है, लेकिन बात करेंगे आगे। तो हमने अभी कंप्लीट किया है ताप्ती अपवाह तंत्र, जिसमें हमको एक ही पढ़ना था, ताप्ती नदी। अब हमें जो है तो गोदावरी अपवाह तंत्र पढ़ना है, जिसमें हमको पढ़ना वेनगंगा। वेनगंगा की बात करें तो उद्गम और समागम, इस नदी का उद्गम जो होता है वो सिवनी जिले के पास स्थित मुंडेरा गांव या मुंडारा गांव, इसे परसवारा का पठार भी कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गांव याद रहे। ठीक है, सिवनी जिले के परसवारा के पठार में, ठीक है, ये उद्गमित होती है। इसकी आकृति जो है वो अर्धचंद्राकार है। अभी ये बातें बताऊंगा, मैप में दिखा दूंगा। दक्षिण दिशा में सिवनी तथा बालाघाट जिले में प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र के भंडारा जिले में प्रवेश करती है तथा आगे जाकर वर्धा नदी से मिल जाती है, और तेलंगाना के समीप यानी तेलंगाना की सीमा पर क्या होती है, ये दोनों नदियां जो है तो वर्धा और वेनगंगा मिल जाती हैं, और इसका नाम यहां से चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? प्राणहिता। तो ऐसा समझो कि ये वेनगंगा है, यहां से आती है वर्धा, भंडारा के पास इस तरह मिलती है, और इसका नाम क्या हो जाता है? यहां से जो आगे ये गोदावरी से ऐसे मिलती है, तो यहाँ इतने हिस्से का नाम क्या हो जाता है? प्राणहिता। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये है आपकी वेनगंगा और ये है आपकी वर्धा नदी। क्लियर? तो इस तरह से ये कुछ नदी के बारे में आपको याद रखना है। चलो मैप दिखाना है आपको, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये सिवनी जिला है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। नक्शे देखकर आपको, ये मैंने खुद बनाए हैं, ये मैप मैंने खुद ड्रॉ किया है, कहीं से इंटरनेट से नहीं मिला है। कहाँ से किसकी धारा कहाँ किसके सीमा बनाते हुए बह रही है, आप देखेंगे क्यूरेटली मैंने बनाया हुआ है। ठीक, तो आप इस चित्र का भी इस्तेमाल जहाँ कुछ पढ़ने के लिए कर सकते हैं। इसमें नर्मदा अपवाह तंत्र दिखाई दे रहा है, साथ में गंगा दिख रहा है, और साथ में वेनगंगा और ताप्ती। तो और हो गया, बस इतनी ही तो जरूरत है। माही नदी का यहाँ पर है आपका, माही नदी, पर उसको बना नहीं पाया। और साथ में यहाँ पर, यहाँ से कुछ ऐसे धाराएं चली जाती हैं, कहाँ? आपके महानदी के लिए। तो ये छोटा सा एक क्षेत्र है महानदी का। तो बस इतना ही है। इसमें हम किसको किसको पढ़ चुके हैं? इसको, इसमें हम ये गंगा अपवाह तंत्र पढ़ ही चुके हैं, नर्मदा को पढ़ ही चुके हैं, ताप्ती को पढ़ ही चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं गोदावरी को। तो गोदावरी में आप समझिए अपनी बातें कि ठीक, व्हाइट मैप आ जाता है तो मुझे कर्सर ही दिखाई नहीं देता, इसको कर्सर कहते हैं जो एरो दिखता है। कंप्यूटर ज्ञान भी ले लीजिए। चलिए, ये नदी है अपनी, कौन सी? ये जो नीचे की ओर धाराएं दिख रही हैं, एक ये दिख रही है, ये नदी ऐसे जा रही है। एक ये धारा दिख रही है, ऐसे जा रही है। एक ये धारा है, ऐसे जा रही है।
एक ही है। ये मतलब कुल मिलाकर 4 नदियां हैं ये, ठीक है। ये नदियां कहीं ना कहीं अंततः कहाँ जाएंगी, गोदावरी में। कहाँ जाएंगी, गोदावरी में। तो यहाँ पहले पूरा ये मैप अपन समझ लेते हैं एमपी में दक्षिणवर्ती इलाके का, कि अब ये नदी कौन सी है, ये नदी है वेनगंगा। एक ही बार समझा देता हूँ सारा, है ना, बार बार अब अगली नदियां आएंगी तो वहां पर नहीं बताऊंगा। इस नदी का नाम है कान्हन नदी। एक सेकंड उल्टा हो गया, इसका नाम है पेंच। इसका नाम क्या है, पेंच नदी। इसका नाम है कान्हन, राइट, और इसका नाम है वर्धा, ठीक है। तो 4 नदियां हैं, एक है वेनगंगा, एक है पेंच, एक है कान्हन और एक है वर्धा। ये जिले आपको पता ही है, ये एक सिवनी जिला है, ये छिंदवाड़ा है, और ये है बैतूल। बैतूल के मुल्ताई से ही, जहां से ये ताप्ती नदी निकलती, वहीं मुल्ताई के वर्धन शिखर से वर्धा नदी निकलती है। ये नदी आपकी सिवनी के परसवाड़ा के पठार से निकलती है, ठीक। ये देख रहे होंगे आप अर्धचंद्राकार, कैसे बन रहा है, अर्धचंद्र क्या होता है, इस तरह का इलाका। तो ये अर्धचंद्राकार आकृति बनाती है। कहाँ कहाँ बह रही है, सिवनी में और बालाघाट में बह रही है, और फिर यहां से जाती है कहाँ, आगे जाकर ये किससे मिल जाती है, इसमें पहले पहले ये देखो, ये जो नदी है, ये कान्हन नदी पहले आकर इसमें मिलती है, ठीक है। कान्हन की सहायक नदी है पेंच नदी। कान्हन से ज्यादा आपने नाम पेंच का सुना होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी पेंच जो है वो कान्हन की सहायक है। और ये जो वर्धा नदी है इधर से आ रही, ये आगे जाकर तेलंगाना की सीमा में इसी वेनगंगा नदी से मिल जाएगी। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बड़े रूप में यदि समझाऊं, ऐसे भारत का नक्शा समझो यदि आप, यहाँ से आपकी गोदावरी नदी इस तरह से निकलती है। तो यहाँ से एक नदी आती है, ऐसे वर्धा, एक नदी आती है ऐसे वेनगंगा, ये दोनों मिल जाती हैं, और ये दोनों क्या कहलाती है यहाँ पर, प्राणहिता, और ये आपके गोदावरी से मिल गई। यहाँ पर एक नदी कान्हन नदी से पहले मिलती है, और एक नदी पेंच नदी कान्हन से मिल जाती है। तो इस तरह का जो डायग्राम नीचे आपको दिख रहा है, बहुत छोटा बना दिया मैंने, तो इस तरह से कुछ यहाँ पर इसका ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट दिखाई देता है। चलो, तो अब आगे समझ लेते हैं जानकारी को। तो वेनगंगा नदी जो है, हमने उद्गम प्रवाह समागम देख लिया। इसकी लंबाई जो है 570 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वर्धा नदी है, वर्धा के अलावा कान्हन नदी जो हमने देखा, पहले तो उनको ही हाईलाइट कर लें। एंड देन ये 52 हम 52 परियोजना देखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट लिख दिया है मैंने। थावर परियोजना देखेंगे, इसलिए हमने थावर का नाम लिख दिया है। चंदन नदी और देव नदी, इन दोनों नदियों पर जलप्रपात मिलेंगे कुछ, इसलिए नाम लिख दिया। तो ये सभी के सभी नाम आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा आप कंठस्थ कर लीजिएगा। बात करें उपनामों की, तो वेनगंगा नदी को पुराणों में क्या कहा गया है, बया, बेवा, दीदी, बैणी, बैना, मतलब आप ऐसा समझ ले, रीवा सतना बिंद प्रदेश के हैं, तो ये सब दीदी के नाम है, मतलब बड़ी बहन के। ऐसे ही कुछ बया, दीदी, बैणी, बैना, ऐसे ही कुछ नामों से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो आपको याद रख सकते हैं कहानी के तौर पर, ये बड़ी बहन के लिए बेवा, बया, दीदी, बैणी, बैना, ठीक है, कि ऐसा कुछ नाम आए तो ये नाम वेनगंगा का है। और बड़ी बहन से पता चला ये कि आपको इसका उद्गम भी सिखा देते हैं, कि मान लो ये जो है, तो गंगा इसकी बड़ी बहन है और वेनगंगा छोटी है, ठीक है। गंगा तो सबसे बड़ी नदी है, तो आप बड़ी बहन ही इसको बता सकते हैं कहानी में अपनी, मतलब गढ़ रहे हैं कहानी हम, कोई सच्ची कहानी। तो ये गंगा बड़ी बहन है, छोटी बहन का नाम है वेनगंगा, ठीक है। ऐसे सिमिलर नाम लिख देते हैं, गांव वाले रख देते हैं। तो वेनगंगा ने देखा कि बड़ी बहन आई हुई है, तो पसर गई। क्या हो गई, पसर जाने का मतलब क्या होता है, लेट जाना होता है, ठीक है। पसर गई गंगा के चरणों में, तो इससे इसका उद्गम स्थान पता चलता है, परसवाड़ा, ठीक है। पसर और परस एक जैसे प्रोनाउंसिएट हो रहे हैं। तो परसवाड़ा का पठार जो है वो क्या है आपका, इसका उद्गम स्थान है वेनगंगा का, जो कि सिवनी में है, ये खास बात है। आइए आगे चलते हैं, जलप्रपातों की बात करें, उपनामों के अलावा जलप्रपात में मलधर जलप्रपात कहाँ है, देव नदी में है, और बालाघाट जिले में पड़ता है। बताया था ना मैंने कि देव नदी का भी काम आएगा, तो देव नदी में क्या है, मलधर जलप्रपात है। गंगुलपारा जलप्रपात डायरेक्ट वेनगंगा में नहीं है, वेनगंगा की सहायक नदी एक कान्हन नदी है, वहां पर है, और ये बालाघाट में है, यह भी आप याद रखें। चलिए, तो इस तरह से कुछ ये इसके जलप्रपात हो गए। तटीय नगरों की बात करें तो बालाघाट इसके किनारे आता है, और महाराष्ट्र का भंडारा जिला इसके किनारे आता है, तो इन दो जिलों को याद रखना, इसके किनारे स्थित है। परियोजनाओं की बात करें तो भीमगढ़ परियोजना, या कि इसे वेनगंगा परियोजना कहते हैं, इसके जलाशय का नाम संजय सरोवर जलाशय है, या कि इसको संजय सरोवर, संजय जो थे ना आपके राजीव गांधी के भाई संजय गांधी,
उनके नाम पर ये नामकरण हुआ है संजय सरोवर परियोजना, जो कि सिवनी में है। सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहलाता है ये, ठीक। ये कंक्रीट बांध नहीं है, मिट्टी का बांध है। धूती बांध, धूती बांध बालाघाट में है। और एक नलसेहरा बांध जो कि चंदन नदी पर बना हुआ है बालाघाट। तो जो उससे संबंधित बातें थी ये मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आपका नलसेहरा बांध पूछ लेगा, कहो चंदन नदी दे ही ना ऑप्शन में, क्या दे दे, वेनगंगा, तो क्या करोगे, वेनगंगा न लगाओगे, ठीक। जाकर बेतवा तो नहीं लगा दोगे, तो इसलिए मैं ये चीजें ऐड कर देता हूँ इसमें। तो इस तरह से वेनगंगा नदी की कहानी समाप्त। अगली नदी हमारी है ये देख लो, वर्धा नदी का पूरा मैप है। ये यहाँ से नासिक से निकलती है ये वर्धा नदी, ये इधर से आ रही है ऐसे 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 ऐसे, ये इस तरह से कहाँ चली जाएगी, आपके आंध्र प्रदेश में इस तरह से डेल्टा बनाती है। इसमें देखो कहाँ से आ रही नदी, ये वेनगंगा की बात कर रहे हैं, ये वेनगंगा है, ठीक है। ये वेनगंगा इस तरह से आती है, ये यहाँ पर, इससे कान्हा नदी इधर से आती है और ये मिल जाती है, ठीक है। नागपुर के पास कह दीजिए आप, पेंच नदी, एग्जैक्टली पेंच नदी नागपुर के पास मिलती है, पर जिला देखो ये नागपुर ही लगता है, तो दोनों नदियों का संगम नागपुर में ही होता है, ठीक है। फिर आती है एक वर्धा नदी, ये बैतूल के दक्षिणी इलाके से यहाँ से आती है ये वर्धा नदी। और ये देखिए किससे मिल गई, वेनगंगा से। किससे मिल गई, वेनगंगा से मिल गई कि नहीं मिल गई। अब ये धारा जो है मिलकर साथ में, ये यहाँ पर तेलंगाना की सीमा में, ये किससे मिल गई, ये गोदावरी से मिल गई। तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये है वेनगंगा, ये है पेंच, ये है कान्हन और ये है वर्धा। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज रहते, कहाँ क्या कैसी धारा कौन किससे मिल रहा है नहीं पता चल, तो आपको ये पता चल रहा है। यहाँ से इस छोटी सी धारा को क्या कहते हैं, हम प्राणहिता कहते हैं। और ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है, या कि वर्धा और वेनगंगा के संगम को किस नाम से जाना जाता है, प्राणहिता। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं वर्धा नदी। वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बैतूल के मुल्ताई से होता है, पीछे बता चुका हूँ। वर्धन शिखर से होता है। यह नदी बैतूल के अलावा छिंदवाड़ा में बहते हुए महाराष्ट्र में वेनगंगा नदी से मिल जाती है। 525 किलोमीटर लंबाई है। सहायक नदियां नहीं याद करनी है। वर्धा की सहायक नदी जाम नदी, एक नदी को याद कर सकते हैं आप, जाम को, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं याद करना है, क्यों अनावश्यक आप डेटा बढ़ाएंगे अपना। तो वर्धा की एक सहायक नदी है जाम नदी। जाम नदी पर एक छिंदवाड़ा में गोटमार मेला लगता है ना। छिंदवाड़ा के कुछ गांव हैं, ये प्रेम प्रसंग का मामला था, कभी पिछली स्टोरीज हैं। वह गोटमार मेला, मतलब गोट मतलब समझते पत्थर कंकड़, इनको मारा जाता है। ये नदी एक बीच से जाती है जाम नदी, और कुछ इस तरफ के लोग कुछ इस तरफ के लोग पत्थर मारते हैं एक दूसरे को, और ये कुछ लोग घायल हो जाते हैं। पुलिस की देखरेख में काम होता है, पुरानी रीति रिवाज है, उसका पालन है। कुछ दिन बाद देखना कि ये बंद हो जाएगा। यहाँ पर मेला भी लगता है ना, अच्छा मेला ही तो बता रहे हैं अपन, ठीक। गोटमार मेला लगता है, इसमें गोटियां मारी जाती है एक दूसरे को। एमपीपीएससी ने ये प्रश्न पूछ रखा है, ठीक। एमपीपीएससी। बात करें पेंच नदी की। पेंच नदी का उद्गम प्रवाह और समागम क्या है, तो पेंच नदी जो है इसका उद्गम जो है छिंदवाड़ा से होता है। कहां से होता है, छिंदवाड़ा जिले से होता है। छिंदवाड़ा जिले में एक जुन्नार देव तहसील है, नक्शा आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई दे जाएगा। छिंदवाड़ा में जुन्नार देव, आप देखेंगे, इलाका बता दूं मैं, तामिया तहसील शायद आपने कभी सुनी हो, जहां पर क्या है आपका एक पातालकोट नामक जगह, जहां भारिया जनजाति रहती, उसी के नीचे है ये जुन्नार देव तहसील, ठीक। तो जुन्नार देव तहसील, जो कि सतपुड़ा पर्वत वहां लगते हैं, आते हैं, बनते हैं। तो छिंदवाड़ा जिले की जुन्नार देव तहसील से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पेंच नदी के नाम पर ही रखा गया। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होते हुए नागपुर के समीप किससे मिल जाती है, कान्हन नदी से मिल जाती है। तो पेंच नदी एक्चुअली कान्हन की सहायक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। ये कंफ्यूजन है, किसी किसी को नहीं पता होगा। कान्हन नदी आगे जाकर वेनगंगा से मिल जाती है। तो ये कुछ बातें थी प्रवाह और समागम की। बात करें लंबाई की, तो 274 किलोमीटर लंबाई है इस नदी की। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 206 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी में एक इंपॉर्टेंट है कुलबेहरा नदी। इसके लिए एक प्रश्न बना था एक बार, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो कुलबेहरा नदी। वो किसकी सहायक है, कुलबेहरा नदी, वो सहायक है पेंच नदी की, ठीक है। चलो, तोतला डोह बांध एक बना है छिंदवाड़ा और सिवनी की सीमा पर। तो ये नदी जो है आपको इस तरह से याद रखना है। यदि सही मैप है आपके पास तो ये धारा बहती हुई आपको नजर आ जाएगी। नेक्स्ट में दिखाते हैं आपको, ये यहाँ ये थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया है, ये एक्चुअली ना ऐसे आता है और ये भी थोड़ा ऊपर से आती है, ठीक।
इतनी छोटी भी नहीं है, यहाँ से आती है, यहाँ पर है जुन्नार देव तहसील, ठीक, जुन्नार देव तहसील, और यहाँ ऐसे तामिया तहसील है। तो जुन्नार देव तहसील से ऐसे बहकर आती है, थोड़ा सा ये सीमा तक जाती है, इसके सिवनी की सीमा बनाती है, ठीक है। फिर इस तरह जाकर नागपुर के पास, नागपुर यहाँ है और इस तरह ही मिल जाती है। अच्छे से देखिए, इसी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा, ये गहराई पर अध्ययन करेंगे तभी इस तरह की जानकारी मिलेगी आपको। बढ़ते हैं अगली नदी की ओर, माही नदी। तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, कान्हन को नहीं पढ़ा अपन ने, कान्हन कोई इतनी इंपॉर्टेंट नदी नहीं है। हमने एक कंप्लीट किया, कौन सा आज, ताप्ती अफवाह तंत्र। दूसरा हमने कौन सा अफवाह तंत्र कंप्लीट कर दिया, गोदावरी अफवाह तंत्र। कौन सा कंप्लीट कर दिया, गोदावरी अफवाह तंत्र, ठीक है। और तीसरा हम अब करने वाले हैं कौन सा, माही तंत्र या माही नदी तंत्र, ठीक। माही नदी तंत्र में हम माही नदी के बारे में केवल पढ़ेंगे, और चौथा होगा हमारा महानदी। चलो तो शुरू करते हैं। माही नदी धार, कौन सा जिला लगेगा, धार में। एक तहसील है सरदारपुर तहसील, सरदारपुर तहसील में एक गांव है मिंडा ग्राम, यहां से निकलती है। तो आप धार जिले को देखेंगे तो धार जिले का उत्तर पश्चिमी इलाका आप समझ लीजिए, सबसे ऊपर साइड आपको मैप यदि आपके पास होगा तो बदनावर तहसील दिखाई दे रही होगी, और उसके थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे तो आपको सरदारपुर तहसील दिखाई दे जाएगी। सरदारपुर तहसील का एक मिंडा ग्राम है, वहां से निकलती है ये नदी। धार में बहकर उसके पड़ोस में ही, सरदारपुर के बगल में ही देखेंगे आप तो क्या दिखाई दे जाएगा, झाबुआ जिला दिखाई दे जाएगा। तो झाबुआ, और झाबुआ से फिर रतलाम जिले में जाती है। तो धार, झाबुआ और रतलाम जिले में बहती हुई ये राजस्थान के बांसवाड़ा नामक जिले में प्रवेश करती है, तथा यहाँ से दक्षिण पश्चिम, मतलब कि ये अभी कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब ये दक्षिण पश्चिम इस तरह से रुख ले लेगी, ठीक है। यहाँ से बांसवाड़ा से ये दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर मुड़ जाएगी और आगे जाकर गुजरात में जाएगी, और गुजरात में बड़ोदरा के पास खंभात की खाड़ी में मिल जाएगी। तीन नदियां हमने देखी, खंभात की खाड़ी कौन कौन सी है, तो नर्मदा, दूसरा ताप्ती, तीसरा देख ली माही, आजा माही आ सोनिया, ठीक, माही। और एक और नदी है साबरमती, जिसको हमें पढ़ना नहीं है। तो इस प्रकार से चार नदियां हैं जो कि आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसका कुल जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र आपको याद नहीं करना है, अपवाह क्षेत्र आपको याद नहीं करना है। अपवाह क्षेत्र इसका 38,699, जो कि याद नहीं करना है। इसकी लंबाई कितनी ये याद रखना है, 580 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 580 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश में 107 किलोमीटर तक बैठती है। एक सेकंड विद्यार्थियों, मैं अभी आप थोड़ा सा विराम लेता हूं, एक सेकंड का बस। तो हम बात करें तो माही नदी की, तो माही नदी की जो लंबाई है वो 580 किलोमीटर है, और 107 किलोमीटर जो है तो ये एमपी में बहती है, बाहर 472 किलोमीटर, इससे कोई मतलब नहीं आपको। तो ये कुछ लंबाई की बात थी। बात करें सहायक नदियों की, तो इसमें आपको याद करने वाली जो नदी है भादर को याद कर लेना। लिखा था सबसे लास्ट में, लेकिन आप भादर को याद कर लेना। काहे बोल रहे हैं हम, हड़प्पा सभ्यता कभी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका उल्लेख आता है। इसके किनारे एक नगर था, मुझे याद तो नहीं आ रहा, पर एक इंपॉर्टेंट नगर है जो कि भादर नदी के किनारे, शायद रंगपुर है कि लोथल, ऐसा कुछ करके है, ठीक है। तो बाकी नदियां इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भादर नदी एक किसकी सहायक नदी, आप याद करना, हिस्ट्री में काम आएगी। उपनाम, उपनाम की बात करें, महती इसका पुराना नाम है। महती का मतलब पृथ्वी ही होता है ना, इसका प्राचीन नाम है, और इसे पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। तो एक था सूर्यपुत्री, एक शिवपुत्री, और एक पृथ्वी की पुत्री आ गई। तो शिवपुत्री किन दो नदियों को कहा जाता है, एक नर्मदा है और दूसरी बेतवा है। सूर्यपुत्री किसे कहा जाता है, वो आपकी ताप्ती है, और ये पृथ्वी की पुत्री माही। माही मतलब देखो धरती ही होता है, ठीक है। माही मतलब क्या होता है, धरती। महती मतलब क्या होता है, धरती, और इसे इसी कारण से पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है, ठीक। तो ये इजी चीज है, बन जाएगी। जलप्रपात नहीं है, तट नगर नहीं है इसके इंपॉर्टेंट। परियोजना की बात करें
तो माही परियोजना बनी हुई है मध्य प्रदेश में ही, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप कभी भी जब भी ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते होंगे तो काफी बार ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। 3 नदियां हैं जो कि 3 पृथ्वी पर जो रेखाएं हैं, ये इस तरह पृथ्वी है तो एक कर्क रेखा है, एक विषुवत रेखा, एक मकर रेखा। तो इनको 2 बार काटने वाली, 2 बार काटने का मतलब ये है कि इस तरफ से आई, एक ये बार काट दिया और वापस आ जाए तो 2 बार कट जाएगी, है ना, इस तरह से। तो ऐसी 3 नदियां हैं। कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी नदी हो गई? अपनी माही नदी हो जाती है कर्क रेखा को काटने वाली। विषुवत रेखा को काटने वाली एक कांगो नदी है, कांगो नदी अफ्रीका में बहती है। और एक जो मकर रेखा है उसको काटने वाली लिम्पोपो नदी, याद आ गया, लिम्पोपो नदी है ना। तो इसको याद रखिएगा, कभी आपके काम आ जाए। साउथ अफ्रीका में बहती है लिम्पोपो, साउथ अफ्रीका में, कांगो आपके अफ्रीका के बीच वाले इलाके में, और माही नदी आपके भारत में, ठीक। तो इस तरह से ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह याद रखिएगा। तो ये बात थी प्यारे बच्चों माही नदी की, ठीक। इतनी बातें याद रखना है आपको। एक हमारा अंतिम जो है तो अपवाह क्षेत्र बचा है, ये माही का बेसिन, इस तरह से कुछ आपका ज्योग्राफिकल मैप है, ये आपको समझने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ये माही परियोजना है, ठीक है। चल तो ये जो नदियां थी हमारी, हमने बहुत बेहतर ढंग से कंप्लीट किया। कैसे? कि हमने नदी के साथ ही एक्चुअली जलप्रपात कंप्लीट कर दिए हैं। क्या कंप्लीट कर दिए हैं? जलप्रपात कंप्लीट कर दिए हैं। हमने परियोजनाएं कंप्लीट कर दी हैं, परियोजनाओं के नाम एटलीस्ट कंप्लीट ही कर दिए। आपके एग्जाम में जितना आवश्यक है मेरे ख्याल से, ये जितना मैंने नदी में परियोजनाएं बताई ना उतना ही याद कर लेना। हालांकि मैं आपको परियोजनाएं पृथक से भी पढ़ाऊंगा, नदियों के जस्ट बाद का टॉपिक परियोजना ही है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करना कि यही जितना याद करें तो वो याद करें, ठीक, क्योंकि ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आएंगे मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में। ये फर्स्ट पेपर इतना ज्यादा जो है वो आपको इतना फोकस नहीं करना है एक्चुअली इसमें, क्योंकि आप गहराई पर जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। आपका जो मुख्य विषय है उस पर आपको फोकस करना है, ठीक। तो जलप्रपात और परियोजनाएं और जो तटीय नगर हैं ये अलग से पढ़े जाते हैं नदी पढ़ने के बाद, लेकिन मैंने साथ में ही आपको कंप्लीट करा दिए हैं। फिर भी एक रिवीजन के तौर पर ये मैंने वापस से टेबल बना दी है जलप्रपातों की, और तटीय नगरों की तो नहीं बनाई होगी, देख लेते हैं। चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पर रीवा में है। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर सागर में है ना। डचेस फॉल, अब ये नहीं बताया मैंने आपको, और अप्सरा फॉल और रजत फॉल। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तवा नदी, क्योंकि ऐसा ही पूछा जाता है। ये वास्तव में तवा पर नहीं है, नहीं तो तवा में मैं पढ़ाता देता। ये वैसे ही है जैसे कि आपका एक मैंने पाताल पानी बताया था कि कोई पहाड़ी झरना है ऐसे, और वो धारा जो है तो कहीं ना कहीं उस नदी में अंततः जाकर वो अपना जल गिराएगी। तो इस कारण से कि अब यहाँ जलप्रपात बना तो ये उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये डचेस फॉल, अप्सरा फॉल, अप्सरा मतलब परी, ठीक है, और रजत फॉल, ये तीनों पचमढ़ी में है। पचमढ़ी कभी घूमने गए हो तो इन प्रपातों को जरूर आप देखिएगा। और अप्सरा की तो भारी भयानक कहानी है। अंग्रेज रहा करते थे पहले पचमढ़ी में, और उनकी औरतें नहाया करती थी। अप्सरा फॉल के नीचे कुंड बना है, ठीक। तो वहां के स्थानीय लोग सोचते थे कि ये तो परियां हैं, है ना, तो उन्होंने परी फॉल रख दिया उसका नाम, ये कि अप्सरा फॉल। रजत फॉल, ठीक है। और एक बी फॉल है, यह भी कहाँ है? कहीं ना कहीं पचमढ़ी में ही है, बी फॉल या जमुना फॉल, और ये पर्वतीय है। तो आप इनको भी पर्वतीय कह सकते हैं, क्योंकि ये माने गए हैं तवा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनमें तवा लिख दिया है, ठीक। केवटी जलप्रपात बहुटी पढ़ा चुका हूँ। पियावन, बेलोही, पूर्वा, है ना, ये बातें हमारी पीछे आ चुकी। शंकर खो जलप्रपात जामनेर नदी में, ये एक व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है कि शंकर खो जलप्रपात किस नदी में है? तो जामनेर नदी में है। ख्योनी अभ्यारण्य, क्योनी अभ्यारण्य सुना हो शायद आपने, देवास में है ये, तो वहां पर ये जामनेर नदी बहती है और उसमें ये जलप्रपात है, ठीक। रणेह जलप्रपात, ये सब बातें कर चुका हूं मैं। तो ये कुछ इस तरह शॉर्ट में टेबल थी। आप इस तरह से अलग से खुद भी कर सकते हैं कि प्रपात प्रपात की सूची आप अलग से पीछे से डेटा उठाकर बना लें, जो परियोजनाएं हैं उनका अलग से बना लें, तो आप अलग से भी जितने भी पॉइंट्स मैंने किए थे वो बना सकते हैं। आप उद्गम और नदी, है ना, कि एक तरफ नदी लिख लीजिए और एक तरफ उद्गम लिख दीजिए, तो आप सेपरेट सेपरेट करके भी इनको तोड़कर याद कर सकते हैं। आपको जैसे याद हो, अंततः करना क्या है, याद ही करना है, ठीक। तो चलिए, ये रही बातें आज की नदियों की। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्या? आपका परियोजनाएं। नदी 3 लेक्चर में कंप्लीट हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन यदि भूगोल से आता है एमपी के, तो नदी से रखा हुआ है, तो इस टॉपिक को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। चलिए मिलेंगे अगले टॉपिक में, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर।